वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वित्त विभाग की तरफ से 6 अक्टूबर को एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड क्रेडिट प्रोग्रेशन स्कीम है वो लागू की गई है। इस संबंध में कई शंकाएं उच्च आदेश के तहत लोगों की थी, तो इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए। जैसे 6 अक्टूबर की जो नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, उसके संदर्भ में 2/11 यानी 2 नवंबर को एक विशेष FAQ जारी किया गया, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी किए गए, जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस संबंध में जो भी शंकाएं हैं या नियमों की व्याख्या की गई है। तो वित्त विभाग की समसंघीय अधिसूचना 6/10/2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14, अब जैसे नियम 14 में मॉडिफाइड हुआ है, तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी MSCP योजना 1/4/2023 से लागू की गई है। तो अब इसमें कई जो कन्फ्यूजन है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके बारे में मैं विस्तार से अगले वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके संबंध में वित्त विभाग ने क्या क्या व्याख्या दी है। तो पहला प्रश्न है कि क्या 1/4/2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी या अधिकारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना 6/10/2023 के अनुसार MSCP अनुमत है। तो कई लोग हैं वो 1/4/2000 पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले। तो MSCP के प्रावधान के अनुसार 1/4/2023 से प्रभावित किए गए हैं, और इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ दे नहीं होगा। तो जो कार्मिक 1/4/2023 से यानी 31 मार्च को अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, उसके बाद वाले हैं उन पर लागू होगा। अगला प्रश्न है कि क्या दिनांक 1/4/2023 से पहले स्वीकृत ACP की तिथि से काल्पनिक रूप से MSCP में वेतन निर्धारण किया जाएगा, या और दिनांक 1/4/2023 से उसका नकद लाभ देय होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि MSCP योजना 1/4/2023 से लागू की गई है, अतः इससे पूर्व में की अवधि में काल्पनिक रूप से वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा, और MSCP के तहत दिनांक 1/4/2023 को नियमानुसार देय जो पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण नियम 14(2) भाग 3 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार 1/4/2023 को किया जाएगा। अब नियम 14(2) का भाग 3 क्या है, तो ये जैसे नियम 14(2), अब जैसे यहाँ नियम 14(2) की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ जो बार बार मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 14(2) की बात करें तो ये जैसे ये नियम 14 है, इसमें 14(2) और 14(2) का भी इसमें ये 14(2) नियम हो गया, और 14(2) का इसमें जो पार्ट दिया हुआ है 14(2) का भाग 3, तो 14(2) का जो भाग 3 है वो ये होगा, ये जो दूसरा भाग, ये तीसरा भाग है कि जिसको गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड बेनिफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी जिसको 3 वित्तीय लाभ मिल गए हैं उनको तो कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर एक ACP या एक प्रमोशन मिला है तो उसको सेकंड जो लाभ है वो सेकंड ACP और थर्ड 18 और 27 साल की सेवा रेगुलर सेवा पे दिया जाएगा। और इसी तरीके से इसमें और भी दिया हुआ है, जैसे कि कोई कर्मचारी है जिन्होंने 2 ACP या 2 प्रमोशन या 1 ACP और 1 प्रमोशन लिया हुआ है, तो उनको दूसरे पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। 27 साल की सेवा पूर्ण करने पर रेगुलर सर्विस पूरी करेंगे तब उनको लाभ दिया जाएगा। और तो इस तरीके से ये इसके संदर्भ में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार ही इनके जो भी है वो लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आगामी पदोन्नति अथवा ACP तक ACP योजना में बने रहने अथवा MSCP लाभ लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। ये कई साथियों की कमेंट है कि जैसे मान लो किसी का अभी 2024 में किसी के ACP या 27 साल पूरे हो रहे, तो अगर वो उसको लग रहा है कि पुरानी ACP में फ़ायदा है या MSCP में फ़ायदा है, किस में फ़ायदा है, वो चाहता है कि जो भी फायदा है वो उठाना चाहे, तो इसके लिए क्या विकल्प देना जरूरी है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधिसूचना दिनांक 6/10/2023 को जारी हुई थी, और इसके 3 महीने तक, यानी कि 3 महीने के अंदर का मतलब हो गया कि 5 जनवरी 2024 तक, यानी 6/10 से 6/11, 6/12 और 6/1 तक, यानी 6/1 से एक दिन पहले 3 माह की बात है, तो 5 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो 5 जनवरी 2024 तक यानी 3 माह के अंदर कार्यालय अध्यक्ष को लिखित रूप में MSCP या ACP का विकल्प देना होगा। यानी अगर आप विकल्प देना चाहते हो तो आपको 3 महीने के अंदर देना है। उसके लिए जो भी फॉर्मेट है वो भी वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब 3 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर विकल्प प्रस्तुत नहीं करने पर MSCP का विकल्प दिया हुआ माना जाएगा। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो 3 महीने तक अपना विकल्प नहीं देता है, तो ये माना जाएगा कि वो MSCP यानी जो नई MSCP है उसका विकल्प उसको दिया जाएगा या उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप MSCP नहीं चाह करके पुरानी ACP चाहते हैं तो आपको विकल्प देना अनिवार्य है। अगर आप विकल्प नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि आपको नई जो MSCP है वो स्वीकार्य है, तो वही आपके ऊपर लागू होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी, कुछ मामलों में पुरानी ACP में फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए
3 महीने के अंदर अंदर आपको कार्यालय अध्यक्ष को अपना विकल्प पत्र है वो प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है 1/4/2023 को एमएससीपी योजना के तहत एमएससीपी को स्वीकृति देने या पे लेवल की पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। अब मान लो जैसे कई लोग इसके पात्र हैं एमएससीपी के, तो उसके लिए निर्धारण कहाँ से होगा, तो नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति अधिकारी सक्षम है। नियुक्ति अधिकारी का मतलब हो गया जैसे मान लो जैसे आप तृतीय श्रेणी शिक्षक है तो आपके नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, द्वितीय श्रेणी के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे और प्रथम श्रेणी के लिए या व्याख्याता प्रिंसिपल के लिए डायरेक्टर महोदय होंगे। तो उसके लिए जो नियुक्ति अधिकारी है वो सक्षम है और नियुक्ति अधिकारी द्वारा एमएससीपी पे लेवल की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यानी स्वीकृति तो दी जाएगी नियुक्ति अधिकारी के द्वारा और उसके जो भी आदेश वगैरह है वो निर्धारण है वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है दिनांक 1/4/2023 को किन कार्मिकों का एसीपी के पे लेवल में वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा। तो किस किस का होगा, तो इसमें ऐसे कार्मिक जिन्होंने नियम 14 के उप नियम 3 के प्रावधानों के अधीन दे पे लेवल से नीचे का पे लेवल स्वीकृत है। यानी जैसे उनको पे लेवल जो एमएससीपी के अनुसार मिलना था, लेकिन अभी जो एसीपी के अनुसार उनको पे लेवल जो मिल रहा है वो एमएससीपी से कम है, तो उनका एमएससीपी के तहत दे पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा। और इसके लिए नियम 14(2) का भाग 3 जो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 14(2) का नियम 3, इसमें जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये 14(2) का 3 है जिसमें 9/18/27 की सेवा के बारे में इसमें बताया गया है। हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो ये 14 का जो तीसरा भाग है मैं आपको बता दूं, नियम जो 14 ये जैसे ये नियम 14(2) है और 2 का ये तीसरा इसमें है। तीसरा भाग इसमें है कि जो कर्मचारी पहले से चयन ग्रेड से एसीपी के 3 वित्तीय लाभ उठा चुके हैं उनको तो पात्र नहीं होंगे, और जिन्होंने एक एसीपी या एक पदोन्नति का लाभ लिया है वो 18-27 साल की सेवा पे पात्र होंगे एमएससीपी के। और अगर मान लो एक एसीपी या एक प्रमोट पदोन्नति लिए और 27 साल की सेवा पूरी होने के बाद में वो तीसरे एसीपी के लिए पात्र होंगे। तो ये है। इसके अलावा जो वेतन निर्धारण है उसमें ये लिखा हुआ कि उस लेवल पे या उससे अगले सेल पे इसको फिटमेंट किया जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है जैसे L13 का है और L14 में इसका निर्धारण किया जाएगा। तो कई लोगों को एक लेवल का इसमें फ़ायदा होगा तो उसका बेसिक वगैरह वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो नियम था। तो इसका जो भी निर्धारण होगा वो 14(2) के भाग 3 के प्रावधान के अनुसार एमएससीपी से दिनांक 1/4/2023 को दे जो पे लेवल के समान स्तर से वेतन निर्धारित किया जाएगा। और यदि पे लेवल में समान स्तर नहीं है तो आगामी स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाएगा जो जैसे अगली सेल में होगा। जैसे इसमें उदाहरण जो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे इसमें जो उदाहरण था L13 से L14 में जाएगा और अगर उसके समान 14 में सेल नहीं है तो उसके अगली सेल में ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएससीपी दोनों 1/4/2023 को दे होती है तो वेतन निर्धारित किस प्रकार किया जाएगा। अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे लेवल पे वेतन निर्धारित होगा या एमएससीपी के पे लेवल पे। तो यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति और आगामी एमएससीपी दोनों दिनांक मतलब एक ही तारीख को है 1/4/2023 को दे होती है तो प्रथम तो कार्मिक का पदोन्नति पद है कि पे लेवल पर वेतन निर्धारित किया जाएगा, यानी उसका जो पदोन्नति पद होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पदोन्नति पद की बात है। और उसके बाद में तत्पश्चात आगामी दे एमएससीपी के लेवल में वेतन निर्धारित किया जाएगा और उसमें जो भी बेनिफिट होगा वो कर्मचारी को दिया जाएगा। अब इसमें एक और प्रश्न है कि सेम सर्विस या कैडर से क्या है, जिसमें सेवा वर्ग है वो सेम या अलग हो रहा है उसके बारे में जैसे जो मूल आदेश अधिसूचना थी उसमें भी जिक्र आया था। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि सेम सर्विस या कैडर का से कार्मिक की जिस सेवा या संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उससे संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से, राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा में के पदोन्नति पद से। यानी अगर अधीनस्थ है तो वो उसका अगला जो पद है अधीनस्थ आएगा, लेकिन तो वो सेम कैडर माना जाएगा। अब मान लो जैसे अगर कोई 3rd ग्रेड टीचर है और वो 2nd ग्रेड जा रहा है तो भी अधीनस्थ सेवा में आएगा, लेकिन अगर वो 1st ग्रेड में है तो वो फिर स्टेट सर्विस में आ जाएगा। तो उसकी जो संवर्ग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा में पदोन्नति पद से और अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद सेम सर्विस के नहीं है। उदाहरण के रूप में कोई कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के रूप में हुई है तो ये पद राजस्थान अधीनस्थ सेवा का है और इस सेवा से पदोन्नति का जो अगला पद है वो सहायक लेखा अधिकारी 2nd और सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड 1st है। तो इन सेवा के कार्मिकों का जो आगामी पदोन्नति है वो लेखा अधिकारी है और लेखा अधिकारी का जो पद है वो राजस्थान स्टेट सर्विस का यानी राजस्थान लेखा सेवा का है। अतः कनिष्ठ लेखाकार सहायक लेखा अधिकारी 2nd ग्रेड और सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड 1st का जो पद है
वो कार्यरत कार्मिकों एमएसपी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखा अधिकारी का पद है वो राज्य सेवा का पद होने के कारण सेम सर्विस का पद नहीं है। तो यानी वही बात हो गई कि राज्य सेवा का पद अलग हो गया या अधीनस्थ का अलग हो गया। तो जहाँ भी इस मामला है वो इसमें कंसिडर किया जाएगा कि सेवा का पद है या नहीं है सेम सर्विस का। अगला है कि एसीपी के स्थान पर एमएससीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाएगा। तो इसमें नियम वही है कि नियम दिनांक 1/4/2023 को दे एमएससीपी के लेवल में नियम 14(2) का भाग 3 मैंने जो भी बताया उसके प्रावधान के अनुसार पे लेवल के सेल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें अधिकांश लोगों को इसमें जो फायदा होगा तो वो उदाहरण सहित मैंने इसमें ये जो इस तरीके से दिया हुआ है ये इसका भाग 3 है जो मैंने आपको बताया था ये, तो इसके अनुसार होगा। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे मान लो दिनांक 1/1/2013 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त और कार्मिक कोई है जिसकी 2013 को नियुक्ति हुई है और उसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 1/1/2022 को 9 वर्ष की सेवा उसकी पूरी हो गई, यानी 13 से 9 साल यानी 2022 में उसकी सेवा पूरी हो गई है। तो और 1/4/2023 से पहले उसके प्रथम एसीपी के रूप में उसको L11 का वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4 को प्रथम एसीपी में कौन सा एमएसीपी में कौन सा लेवल दिया होगा। तो जैसे उसको 1 एसीपी मिली है और 9 साल इसको हो गए हैं, पदोन्नति नहीं हुई है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि कनिष्ठ अभियंता का पद है वो अधीनस्थ सेवा का पद है। इस पद से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति होती है जो कि राज्य सेवा का है, तो उसमें कैडर चेंज हो जाएगा। इसलिए पदोन्नति पद सेम सर्विस में नहीं होने के कारण अब जैसे अगला जो पद है वो अगर सेम सर्विस का नहीं है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि नहीं होने के कारण उक्त कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1/4/2000 को प्रथम एमएससीपी पर पे लेवल L12 में नियम 14(5) के अनुसार दिए होगा। तो यानी जैसे अभी L11 पे ये कर रहा है 1/4/2023 को उसका L11 पे है तो उसको एक लेवल का फायदा मिलेगा क्योंकि अगला जो पद है वो स्टेट सर्विस का है। तो ऐसे में L12 पे उसका फिक्सेशन होगा और ऐसे कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1/4/2000 को पे लेवल L12 में वेतन निर्धारण है वो नियम 14(2) के भाग 3 के प्रावधान के अनुसार होगा। इसमें एक और उदाहरण भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी। अब कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/2004 को नियुक्त हुआ है और उसके बाद में उसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और उसकी सेवाएं 18 साल की हो गई, जैसे 4 में लगाए और 18 साल के बाद में यानी 22 को इसकी जो एसीपी लग गई है या 18 साल की सेवा पूरी हो गई है तो 1/4/2023 को से सेवा पूर्ण कर द्वितीय एसीपी के रूप में वो L12 पे वेतन प्राप्त कर रहा है। यानी 2004 की पोस्टिंग है, 18 साल की सेवा हो गई है, उसकी पदोन्नति नहीं हुई है और अभी L12 पे है तो उसका वेतन निर्धारण किस तरीके से होगा। तो इसमें उक्त कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी के पे लेवल L14 मिलेगा। जैसे L12 में है तो उसको 12 से 14 क्योंकि अगला जो पद है वो सेम कैडर का इसमें नहीं है, क्योंकि अगला जो पद है कनिष्ठ अभियंता के जो अगला पद इसमें आपने यहाँ देखा था कि अगला जो पद है वो स्टेट सर्विस का है, जैसे इसमें ना कि पदोन्नति पद है सेम सर्विस का नहीं है, अगला जो पदोन्नति पद है वो सहायक अभियंता का पद है वो जो स्टेट सर्विस का है। तो कनिष्ठ अभियंता है वो स्टेट सर्विस का उसका अगला पद है, तो इस कारण से उसको 12 से सीधा 14 में उसका वेतन निर्धारण होगा और नियम 14(2) के भाग 3 के अनुसार होगा। तो ये आपको जो भी उदाहरण है ये अगर ये आदेश आप बार बार देखेंगे तभी आपको इसको क्लियर होगा। जैसे इसमें इस तरीके से होगा कि जैसे एक तो इसमें सामान्य रूप से दिया होगा, लेकिन अगर अगला जो पद है वो उसमें संवर्ग का अंतर आ रहा है तो मामला है वो अलग तरीके से होगा। इसमें जैसे संवर्ग चेंज हो रहा है, अगला जो पद है वो पदोन्नति का पद है वो स्टेट सर्विस का है तो इसलिए इसको बेनिफिट मिलेगा। अगला है कि कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से 1/1/1995 से नियुक्त हुआ जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई और 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद में उसको 1/4/2023 को उसकी तृतीय एसीपी है वो चयनित वेतनमान उसको मिला है, 2 एसीपी प्राप्त कर लिए, पे लेवल 18 पे वेतन प्राप्त कर रहा है। तो 1/4/2023 को उसको एमसीपी में क्या दे होगा। तो अब उसकी सेवा है 27 साल की हो चुकी, अभी वो L15 पे है तो उक्त कनिष्ठ अभियंता को 1/4/2023 को तृतीय एमएसीपी में लेवल 15 के अनुसार यथावत दिया होगा, क्योंकि उसको एसीपी है वो जैसे इसमें लिखा होगा एक चयनित वेतनमान और 2 एसीपी प्राप्त कर लिए। जब 2 एसीपी और एक चयनित वेतनमान प्राप्त कर लिया है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसके जो नियम था उसके मैंने आपको शुरुआत में बताया था, या इसमें पहला लिखा है कि ये स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि सरकारी कर्मचारी जो पहले से चयन ग्रेड सहित एसीपी के 3 वित्तीय अनुदान का लाभ उठा चुके हैं वो पात्र नहीं होंगे तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे L15 पे कोई कार्मिक है तो उसको अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो L15 पे ही रहेगा। तो ये हो गया। अगला है
कोई कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से, अब जैसे ये उदाहरण अन्य विभागों में सेम होंगे, लेकिन सिर्फ सेवा जो संवर्ग है वो आपको देखना पड़ेगा कि सेवा संवर्ग है, अगर वो स्टेट सर्विस का आ रहा है तो उसमें क्या होगा, या नॉर्मल उसी संवर्ग में होगा तो क्या होगा। कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/6/2005 को नियुक्त हुआ, एक और उदाहरण है कि जिसकी नियुक्ति 1/6/2005 की है, और प्रथम पदोन्नति उसकी 1/4/2018 को सहायक अभियंता के रूप में हो गई, यानी उसकी जो कैडर है वो चेंज हो गया, और 18 साल की नियमित सेवा दिनांक 1/6/2023 को पूर्ण होगी। अब उसके कार्मिक की द्वितीय एमएससीपी में कौन सा लेवल होगा, तो इसमें दिया हुआ कि सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत उक्त कार्मिक को प्रथम नियुक्ति यानी कनिष्ठ अभियंता के पद से 18 वर्ष की नियमित सेवा पे 1/6/2023 को पूर्ण करने पर द्वितीय एमएससीपी में राज्य सेवा की पदोन्नति पद, क्योंकि पदोन्नति पद है उसका अधिशासी अभियंता का है, तो उसमें पे लेवल 14 पे नियम 14(3) के भाग 5 के अनुसार दिया होगा। तो अब जैसे इसकी जो था, जैसे इसको तो L14 पे था, उसको सीधा 18 पे 16 पे उसको होगा। अब 14(3) का भाग 5 है, तो 14(3) का भाग अगर 5 देखेंगे तो ये 14(3) है, और 14(3) का जो भाग 5 है, इसमें ये भाग 4 और ये भाग 5 है। इसमें वह कर्मचारी जैसे एक संवर्ग से दूसरी संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात नोट करें आप कि यदि किसी कर्मचारी को किसी एक संवर्ग से दूसरी संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, जैसे इसमें कनिष्ठ अभियंता था वो स्टेट सर्विस का नहीं होकर के, और उसके बाद में जो अगला पदोन्नति पद था सहायक अभियंता को वो स्टेट सर्विस का था, तो संवर्ग सेवा वर्ग में पदोन्नत होने पर जैसा भी मामला हो 18 या 27 साल की सेवा के बाद हो, तो आगे एमएससीपी के लिए क्या पात्र होगा, और उसका जो वेतन निर्धारण होगा वो धारित पद से 3 वेतन स्तर से अधिक हो, तो एमएससीबी पदोन्नति पद के वेतन स्तर के बजाय मौजूदा वेतन स्तर के अगले तीसरे वेतन स्तर पर प्रदान किया जाएगा। तो ये इसमें L16 पे इनका फिटमेंट होगा। अगला है कि कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से 1/1/2002 को नियुक्त हुआ है, जिसकी प्रथम पदोन्नति वो 1/4/2012 को सहायक अभियंता के पद पे हुई, और 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद में, यानी 1/1/2022 को 20 साल की सेवा पूरी हुई, द्वितीय एससीपी के रूप में L15 पे उनको मिल रहा है। ऐसे कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में क्या लाभ मिलेगा या क्या लेवल होगा, तो इसके भी उक्त अभियंता को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में L16 दिया होगा, और दिनांक 1/4/2023 को L16 में वेतन निर्धारित है नियम 14(2) के भाग 3 के अनुसार होगा, यानी एक स्लैब है उसका आगे वाला जो होगा L15 से L16 में चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें सेकंड एससीपी के दौरान वो सहायक अभियंता यानी स्टेट सर्विस में आ चुका है। अगला है ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/1995 को नियुक्त हुआ, और जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2005 को सहायक अभियंता के रूप में हुई, और 20 साल की नियमित सेवा 1/1/2015 को पूरी करने पर द्वितीय एससीपी के रूप में अभी L15 पे वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी पे कौन सा लेवल दिया होगा, और तृतीय एससीपी किस तारीख को या किस लेवल में दी होगी, तो जैसे इसमें नियुक्ति है वो 1995 की है, 2005 में पदोन्नति हुई है, और 2015 में उनकी सेवा है वो 20 साल की हो चुकी है, अभी L15 में है। तो जैसे इसमें है कि प्रथम दिनांक 1/4/2023 को L16 में द्वितीय एमएससीपी के लेवल के नियम 14(2) के भाग 3 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित होगा, यानी 15 में तो 16 में होगा। उसके बाद 1/4/2023 को 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने के कारण 1/4/2023 को 27 वर्षीय एमएससीबी में लेवल L19 दे होगा, तथा नियम 14(8) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो ये कनिष्ठ मध्यमता का मामला था। अब कुछ ये जैसे कनिष्ठ लेखाकार या 1-2 और इम्पोर्टेंट मामले जो शिक्षा विभाग के मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे और भी इसमें काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे इसमें एक शिक्षा विभाग के कार्मिक की बात है, एक कार्मिक है जो शिक्षक ग्रेड 3 के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ है, कोई पदोन्नति नहीं हुई, और 18 साल की सेवा नियमित सेवा है उसकी 1/4/2023 को से पूर्व उसकी पूरी हो गई है, यानी 4 में लगा तो 18 का मतलब 22 में उसकी सेवा पूरी हो चुकी है। उसको द्वितीय एससीपी में अभी वो L12 पे रन कर रहा है, यानी L12 पे उसको मिला है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी पे कौन सा लेवल दिया होगा और किस लेवल पे निर्धारण होगा, तो अब जैसे L12 पे है तो उक्त कार्मिक दिनांक 1/1/2022 को द्वितीय एमएससीपी में लेवल 12 स्वीकृत है, और 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में उक्त का लेवल L12 यथावत रहेगा, तथा उस दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण यथावत रहेगा। क्योंकि इसको वैसे भी L12 का मतलब हो गया कि व्याख्याता का जो ग्रेड पे या वेतन है वो मिल रहा है, और कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है, कोई कैडर चेंज नहीं हुआ है, संवर्ग चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षक अभी थर्ड ग्रेड ही है, अधीनस्थ सेवा में ही है,
अगला है कि कोई कार्मिक है जो ग्रेड सेकंड शिक्षक सेकंड ग्रेड के रूप में नियमित रूप से 1/1/1995 को नियुक्त हुआ, यानी सेकंड ग्रेड के रूप में नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई, 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एसीपी इसको मिल चुकी है। उसके बाद में प्रथम पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा 27 साल की सेवा पूर्ण करने पर, ये दोनों अलग अलग है तो इसमें जैसे यहाँ एक तो है कि पहला तो था कि 1995 में नियुक्ति हुई है, कोई पदोन्नति नहीं हुई और 27 साल की सेवा पूर्ण कर ली है और तृतीय एसीपी प्राप्त कराया और प्रथम पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत तथा 27 साल की सेवा पूरी कर दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूरी करके एक पदोन्नति और एक चयनित वेतनमान और एक एसीपी प्राप्त करके L13 प्राप्त कर रहा है। और उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को किस लेवल में होगा, तो अब जैसे इसमें है कि 27 साल की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत एसीपी के स्थान पर नियम 14(3) का नियम भाग 3 और 14(5) के प्रावधान के अनुसार 1/1/4 को तृतीय एसीपी में पे लेवल L14 दे होगा। और उसके बाद में नियम 14(2) और भाग 3 के अनुसार पे लेवल और L14 में निर्धारित वेतन किया जाएगा। तो ये सारे जो भी नियम है इसमें एक और भी दिया हुआ है, दो जो शिक्षा विभाग से जुड़े, वो मैं आपको उदाहरण बता दूं। एक कार्मिक जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित रूप से 1/4/2004 को नियुक्त हुआ है, कोई पदोन्नति नहीं हुई और 18 साल की सेवा से दिनांक 1/4/2023 से पूर्व करके द्वितीय एसीपी में L13 पे है। उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/2023 को क्या होगा, तो उक्त कार्मिक है उसको जैसे नियम जो 14(3) भाग 3 है उसके अनुसार द्वितीय MACP में लेवल 14 दे होगा और उसके अनुसार L14 पे इसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। अगला है कि एक कार्मिक जो सीधी भर्ती से प्राध्यापक व्याख्याता के पद पर नियमित रूप से 2012 को नियुक्ति हुई है और कोई पदोन्नति नहीं हुई और 10 साल की सेवा उसकी पूरी करके 2012 से 10 यानी 2022 में उसकी एसीपी लगी, यानी प्रथम एसीपी 23 से पूर्व लग चुकी है और अभी L13 में वो रन कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को प्रथम एसीपी में किस लेवल पर निर्धारित किया जाएगा, तो उक्त कार्मिक है 1/4/2023 को नियम 14(3) के भाग 4 के प्रावधान के अनुसार प्रथम MACP में लेवल 14 होगा और नियम 14(2) भाग 3 के प्रावधान के अनुसार लेवल है वो 14 के अनुसार वेतन है वो निर्धारित किया जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे और ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो ये जो सारे नियम, इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मूल नियम या अधिसूचना है, इसके नियम 14(3) का भाग 4 क्या है, नियम 14 का भाग 2 और 2 में भी भाग 3 क्या है, भाग 4 क्या है, जो भी आपके लागू होता हो, क्यों उसमें संवर्ग का भी मामला होता है, पदोन्नति का भी मामला होता है, एसीपी कितनी मिली वो भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के डिसाइड करेगी कि आपको जो फिटमेंट है 1/4/2023 को किस लेवल पे होगा। तो ये पूरी जानकारी थी। ये दोनों PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस संबंध में जो भी वित्त या जो भी लेखा सेवा के जो भी कार्मिक वगैरह है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि इस संबंध में और भी कोई अपडेट आएगी या और क्लेरिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।